हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSD गुरुजी। आज इस वीडियो में हम TGT PGT इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ आई गो होम, तो इसमें देखिए बी और गो ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सुटेबल होगा। तो जब इफ़ से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस तो उसमें वर का यूज करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड नंबर, इफ़ आई वर यू आई वुड गो होम। ओके, व्हेन वी यूज इफ, एज दो, आई विश, वी विश, etc. with to be to talk about any unfulfilled wish, condition, desire in the present, then we use were, irrespective of number of the subject and the tense. In such conditional forms, the verb of the main clause takes the following form: subject plus would plus verb plus object plus extra part. For example, if I were rich, I would help every poor man of this city. तो इसमें भी देखिए आई के साथ में if है, इसलिए वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेक्स appropriate use of verbs given in the brackets। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इफ आई वर लेट आवर बॉस वुड हैव इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो इसमें देखिए वुड हैव इंसल्टेड यूज होगा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, इफ आई वर लेट आवर बॉस वुड हैव इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें भी इफ से स्टार्ट है, इफ यू नॉट बी लेट यू कैच द ट्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इफ यू हैडंट बीन लेट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इफ यू हैडंट बीन लेट you would have caught the train. The given sentence is a third conditional type. In the third conditional sentence, the structure of the sentence is, तो इसको थर्ड कंडीशनल टाइप बोलते हैं। इसमें ईफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, या फिर हैड सब्जेक्ट प्लस बीन पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें हैड नॉट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐसे यूज किया जाता है, और इसको थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये वर्ड दिया है डिसाइफर। तो डिसाइफर मीन्स होता है गूढ़ लेख पढ़ना या समझाना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका इंटरप्रेट, व्याख्या करना। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। देखिए डिसाइफर, टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, मीन्स कूट लेखन को पढ़ लेना या समझ लेना, और इसी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरप्रेट, किसी के अर्थ को समझाना, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड दैट द मीनिंग ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डर्थ। तो डर्थ मीन्स भी होता है कमी, और इसका जो बताना है आपको सिनोनिम्स हो जाएगा स्कैरसिटी। तो डर्थ और स्कैरसिटी दोनों का मतलब होता है अकाल या कमी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द वर्ड डर्थ मीन्स द लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना, शॉर्टेज होना, और वही डर्थ हो जाएगा, वही स्कैरसिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये आपका वर्ड दिया है क्योस। तो क्योस मीन्स होता है एकदम उथल पुथल हो जाना या अराजकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिसहार्मनी, ऑप्शन नंबर थर्ड, डिसहार्मनी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड केओस, कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। डिसेबिलिटी का दिया है, अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स अ पर्सन्स मूवमेंट, सेंसेस और एक्टिविटीज। डिसएग्रीमेंट, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और कॉरेस्पॉन्डेंस। डिसहार्मनी, लैक ऑफ हार्मनी और एग्रीमेंट।
disappearance, an act of someone or something ceasing to be visible as per the meaning of the given words. Disharmony is the synonyms for chaos. Next question, select the most appropriate synonyms of the given word. Amiable, तो एमिएबल मीन्स होता है मित्रवत या एकदम फ्रेंडली, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा एमिएबल के लिए। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एमिएबल इज फ्रेंडली, तो एमिएबल मीन्स भी दिया है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण मिलनसार, और फ्रेंडली भी होता है जिसमें आत्मीयता और खुलापन हो, मैत्रीपूर्ण दोस्ताना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो वर्ड आपका दिया है मिमिक, तो मिमिक मीन्स होता है किसी की नकल करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉपी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड मिमिक इज कॉपी, तो मिमिक मीन्स देखिए मजाकिया ढंग से दूसरों की नकल उतारना, और वही कॉपी होता है प्रतिलिपि या नकल करना किसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तो हीनस, तो हीनस मीन्स होता है जघन्य, अति दुष्ट या घृणित, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हॉरिबल, एकदम भयावह। लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड द करेक्ट आंसर। हीनस, तो वेरी बैड एंड शॉकिंग, बहुत बुरा और चौंकाने वाला, और इसी तरह से हॉरिबल, वेरी बैड, अनप्लीजेंट और डिस्गस्टिंग, बहुत बुरा, अप्रिय या घृणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मीन्स इसमें चारों में से एक सही है बाकी सब गलत हैं, तो उसको चूज करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर अप्रेंटिस, क्योंकि इसमें वही स्पेलिंग सही होती है कि देखिए 2 टाइम्स पी दिया हुआ है। Among the given options, the correctly spelled word is apprentice, APPRENTICE, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है, और इसका मीनिंग भी दिया है, इट मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स नीडेड इन अ पार्टिकुलर जॉब, हुनर विशेष सीखने के लिए कम वेतन पर काम करने को तैयार व्यक्ति, प्रशिक्षु, प्रशिक्षार्थी भी बोलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 2, बैडमिंटन, BADMINTON। देख लीजिए इसमें इसकी स्पेलिंग इजी है, कोई बहुत कठिन नहीं है, और इसकी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी है कि 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच रैकेट और शटलकॉक से खेला जाने वाला खेल बैडमिंटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको चूज करके बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा मिलेनियम, MILLENNIUM, 2 टाइम्स L है और 2 टाइम्स N है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन द गिवन क्वेश्चन मिलेनियम इज करेक्टली स्पेल्ड, इट्स मीनिंग इज अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स और द टाइम व्हेन द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स एंड्स, मीन्स 1000 वर्ष की अवधि या वह समय जब 1000 वर्ष की अवधि समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर सर्क्यूटस, ठीक है, CIRCUITOUS, और इसका मीनिंग होता है चक्करदार। इन द गिवन क्वेश्चन सर्क्यूटस is correctly spelled, it means having a circular or winding course, example a circuitous route path, सर्कुलर मतलब गोलाकार या चक्करदार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, एलिट्रेशन, ये एक प्रकार से अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, ALLITERATION। In the given question, alliteration is correctly spelled. Its meaning is the use, especially in poetry, of the same sound or sounds, especially consonants, at the beginning of several words that are close together,
उपयोग विशेष रूप से कविता में एक ही ध्वनि या ध्वनियों का विशेष रूप से व्यंजन कई शब्दों की शुरुआत में जो एक साथ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, राउंड द रग्ड, रॉक्स द रैग्ड, रास्कल रैन, यूजेज एलिट्रेशन। तो इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फिल करना है सुटेबल ऑप्शन। तो इसमें कॉल का कौन सा फॉर्म सुटेबल होगा? यू हैड बेटर, योर मदर सी इज वेरी एंक्सस। तो इसमें देखेंगे कि हैड के साथ बेटर दिया हुआ है, तो जब भी हैड के साथ बेटर दिया होता है तो हम उसका बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें फिल करेंगे कॉल। यू हैड बेटर कॉल योर मदर, सी हैज़ बीन वेरी एंक्सस। देखिए, द गिवन सेंटेंस यूजेज अ कंपाउंड मॉडल had better. It is used to indicate advisability and sometimes even carries a hint of urgency or even threat or warning. It is used to recommend future action on a particular occasion. Had better takes the root form of a verb after it. ठीक है, तो had better के बाद में रूट फॉर्म ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, we had better buy travel insurance this time. Therefore the correct verb फॉर्म फॉलोइंग हैड बेटर इज कॉल। तो यहाँ पर कॉल यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करना है। व्हेन आई वॉज लर्निंग टू ड्राइव माई डैड लेट मी हिज कार। तो ब्लैंक में आपको यूज फिल करना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें आपका बेस फॉर्म ही यूज होगा, सेकेंड ऑप्शन यूज फिल कर लेंगे। बेयर इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल के लिए सिंग, डांस एट्सेट्रा। सम ऑफ दोज वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाई अ बेयर इन्फिनिटिव आर गिवन बिलो। तो कुछ में बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, तो जैसे कि लेट, मेक, हियर, वॉच, बिड, डेयर, नीड, हैड बेटर, वुड, रेदर, ये सभी एग्जाम्पल हैं। इनके साथ में हम जब यूज करेंगे तो बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब के पहले आप टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे यू हैड बेटर टू आस्क हिज परमिशन, तो ये गलत है। इसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं, यू हैड बेटर आस्क हिज परमिशन। ठीक है, तो बेयर इन्फिनिटिव होता है जिसके साथ में टू नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो इसमें भी ब्लैंक में चूज करना है। तो ये देख लीजिए, आपका ये टेंस है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, और इसमें यूज करते टाइम हमको याद रखना होता है कि अगर सेंटेंस में बिफोर आया हुआ है तो आपको हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हैड लेफ्ट। तो इसमें ये पास्ट परफेक्ट होने की वजह से इसमें देखिए, अगर वर्ड कोई बिफोर या आफ्टर आता है तो उसमें दो टेंस यूज होते हैं। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, जो कि यहाँ पर देखिए यूज हुआ है वी रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और इसके आगे का पार्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज होना चाहिए हैड और थर्ड फॉर्म मीन्स हैड लेफ्ट। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, हैड लेफ्ट। देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा उसमें आपका यूज होगा दो टेंस, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट, और इसमें दिया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अनुराग सेड टू प्रीति, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज इंटरव्यू। तो इस टाइप के जो नरेशन दिया होता है इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, सेड टू को चेंज कर देंगे हम टोल्ड में, और आई को भी फर्स्ट पर्सन है इसलिए अनुराग के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, अनुराग टोल्ड प्रीति दैट ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डेज इंटरव्यू। देखिए, इस सेंटेंस में अनुराग के बाद जो सेड टू लिखा है इसको चेंज कर देंगे टोल्ड, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके अकॉर्डिंग इसको टोल्ड कर देंगे। ठीक है, और फिर प्रीति वैसे ही रहेगा, और जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये अनुराग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज करके हम बना देंगे ही। और फिर बचा एम, तो जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है तो इसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस में ही के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा। तो एम चेंज होकर के वॉज बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अनुराग टोल्ड प्रीति, और यहाँ एक कॉमा हटाने के लिए आपको
दैट का यूज करना होगा, तो दैट। तो अनुराग टोल्ड प्रीति दैट ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब जो टुमारोज दिया है इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा द नेक्स्ट डेज इंटरव्यू। ओके, तो टुमारो को भी हम चेंज कर देंगे। देख लीजिए, इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। टोल्ड को चेंज किया दैट कॉमा हटाने के लिए, और यहाँ पर जो आई था तो अनुराग के अकॉर्डिंग ये ही हो गया, और एम को चेंज कर देंगे वॉज में, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और बाकी चेंजेस देखिए, द नेक्स्ट डेज ये हो गया टुमारो की जगह पर, इसलिए करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको बताना है जेंडर सीक्वेंस कौन सा पेयर जो है मिसमैच्ड है। ये देखिए मिसमैच कौन सा है। तो अर्ल का काउंटेस होता है, राजा होता है, काउंटेस बेगम हो जाएगा, ये भी सही है। हार्ट, तो इसमें हार्ट का रो दिया हुआ है, ये भी ठीक है। ड्यूक का डचेस होता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ये गलत है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिसमैच पूछा है, इसलिए ये तीनों अलग हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन 4 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जैक एस और जैक स्पैरो जो दिया है ये गलत है, क्योंकि जैक एस और जैक स्पैरो नहीं होता है। देखिए सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो गलत है, जैक एस मीन्स होता है अ मेल डंकी और जेनी एस मीन्स होता है फीमेल डंकी, इसलिए वहाँ पर जो ऑप्शन दिया था जैक एस जैक स्पैरो वो गलत था, और इसीलिए उसको चूज किया गया है, क्योंकि मिस मैच ही पूछा गया था, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा रूल करेक्ट नहीं है। तो बाकी सब पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें जो करेक्ट नहीं है वो हम बताते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड ये करेक्ट नहीं है, तो उस हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए, बट इसमें आपको बताना है विच इज़ नॉट करेक्ट। तो करेक्ट यही नहीं है, क्योंकि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। तो इसमें लिखा है कि जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो बाद में जो पीछे डायरेक्ट स्पीच दिया होता है वो चेंज नहीं होता है, जबकि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इस सेंटेंस में भी या इस क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट जो आपका नहीं है वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, एक्सेप्ट का एक्सेप्शन नहीं होता है। देखिए सिंप्लीफाई का सिंप्लीफिकेशन करेक्ट, कॉन्डोल कॉन्डोलेंस, जैसे कॉन्डोल मीन्स होता है शोक प्रकट करना, ठीक है, शोक प्रकट करना। और अगला एक वर्ड दिया है एक्लूड, तो एक्लूड का मतलब होता है कोई चीज़ को रोक देना, तो एक्लूजन भी हो जाएगा सही। तो उस हिसाब से ये दोनों और ये ठीक है, बट ये वाला गलत है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए एक्सेप्ट मीन्स टू कंसेंट मीन्स सहमति, और टू बिलीव, इट्स नाउन इज एक्सेप्टेंस, तो उसका एक्सेप्शन ना होकर के एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें भी यही बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी सब गलत हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4th नंबर मेलैंकोलिक। देख लिए मेलैंकोलिक मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुख की भावनाओं को व्यक्त करना। एग्जाम्पल भी दिया है, पढ़ लीजिए। और ब्लिसफुल ये होता है एक्सट्रीमली और कम्प्लीटली हैप्पी, अत्यधिक या पूरी तरह से खुश। और एक वर्ड और है ड्रूपी, बेंडिंग और हैंगिंग डाउन हैविली, जोर से झुकना या लटकाना। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर्स। तो ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनलेस ही नोज, ये नहीं होना चाहिए, इतना ऑप्शन इसमें जो है ये गलत है, अनलेस ही नोज। द एरर लाइज इन द पार्ट अनलेस ही नोज ऑफ द सेंटेंस, तो यही पार्ट गलत है, मैंने अभी बताया।
वेदर यूज इन रेफरेंस टू अ चॉइस और अल्टरनेटिव्स। वेदर का यूज वहाँ पर करते हैं जब कहीं पर कोई चॉइस करना हो, अल्टरनेटिव्स दिए हों, जैसे किसी विकल्प या विकल्प के संदर्भ में। एग्जाम्पल है वी आर गोइंग वेदर इट रेन्स और नॉट। अनलेस, अब अनलेस का यूज देखिए, वी यूज द कंजक्शन अनलेस टू मीन एक्सेप्ट इफ, मीन्स अनलेस का अर्थ है जब तक, जब तक के अर्थ में करना है तब अनलेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए भी दिया है, यू कैंट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है नॉट ट्रू, मतलब ये सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। फॉलोइंग आर द रूल्स रिगार्डिंग वर्ब्स, पजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, आई प्रेफर योर हेल्प ओवर हर्स। फिर पजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एग्जांपल इसका भी है, ही हैज ब्रॉट माई ड्रेसेस एज वेल एज योर्स। तो इसका ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया है। पजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इसमें भी यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये जो है गलत है। डू, हैव एंड बी द प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स आर ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें लिखा है कि ये केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज की जाती हैं, जबकि ये सही नहीं है। When modals like should, could, need, must, etc. are used in the formula modal plus have plus verb की थर्ड फॉर्म, there is a hidden meaning opposite to the sentences meaning. एग्जाम्पल दिया है, I could have scored good marks, hidden meaning, I did not though I had the ability. Next question, in the expression protein is critical for energy, italicized is। तो इसमें जो प्रोटीन है थोड़े तिरछे में लिखा हुआ है, तो ये क्या है यहाँ पर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन या जीरंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मटेरियल नाउन, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि प्रोटीन जो है एक तत्व है, तो ये आपका मटेरियल में आ जाएगा। देखिए नाउन की डेफिनेशन सबको पता है, बट मटेरियल नाउन के बारे में थोड़ा सा दिया है। अ मटेरियल नाउन इज अ ग्रामर टर्म दैट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, ये सभी चीज़ मटेरियल नाउन में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मॉडल एक्जिलरीज वर्ब्स, एक्जिलरी वर्ब्स। तो मॉडल एक्जिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, मॉडल एक्जिलरी वर्ब्स चेंज दियर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडल एक्जिलरी वर्ब हैं वो चेंज हो जाती हैं सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग। और इसमें पूछा है क्वेश्चन में इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यही आपका 3 नंबर। देखिए मॉडल एक्जिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, फॉर एग्जांपल कैन, कुड, शुड, एटसेट्रा। तो मॉडल एक्जिलरी वर्ब्स डू नॉट चेंज दियर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस। तो वहाँ पर लिखा था कि चेंज हो जाती हैं, बट ये चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि आई के साथ यूज करेंगे। फिर भी देखिए आई कैन, ठीक है, और यहाँ शी के साथ भी कैन। तो 100 kgs प्लूरल है, सिंगुलर है, कुछ भी है, तो कैन का कैन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो कौन सा है जो करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं है उसके साथ? तो सब ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो 3 है यही गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट भी पूछा है। देखिए ये जो है हो जाएगा, अबाइड बाई ठीक है, ब्लाइंड टू, कंडेम टू, ये सब ठीक है। प्रीपोजिशनल वर्ब इज एन आइडियोमेटिक expression that combines a verb and a preposition to make a new verb with a distinct meaning. जैसे एग्जाम्पल दिया है, care for, deal with। in the above given option abstain with is incorrect। तो abstain with जो दिया है
ये इनकरेक्ट है। और विद अब्सटेन द प्रीपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड विच मीन्स टू चूज, नॉट टू डू और हैव समथिंग। तो एग्जाम्पल भी दिया है, वन मस्ट अब्सटेन फ्रॉम एविल एंड डू गुड। तो अब्सटेन के साथ में आप यूज करेंगे फ्रॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मीन्स सही नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, when an adjective is used after a verb it is said to be used predicatively। देखिए दी है इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग आर द रूल्स रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स दैट शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे एग्जांपल है एन इंडस्ट्रियस वुमेन। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इट इज सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। तो एट्रीब्यूट में इसका यूज किया गया है, जो यूज किया जाता है नाउन के पहले एडजेक्टिव उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली एग्जाम्पल फिर दिया है, जेनिफर इज एन इंडस्ट्रियस वुमेन। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। जब किसी एडजेक्टिव को वर्ब के बाद यूज करते हैं तब उसे बोला जाता है इट इज सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली। तो उसको इस तरह से प्रेडिकेट में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, इसको यूज करना है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ही आइदर वॉशेस द क्लॉथ्स हिमसेल्फ और आस्क हर टू वॉश देम। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखिए 4 इसलिए भी सही होगा क्योंकि इसमें माई फ्रेंड और फिर देखिए और से ऐड कनेक्ट किया गया है माई सिस्टर, तो आर कैसे हो गया, ये सिंगुलर होना चाहिए, गलत। अगला है देखिए नाइदर कान्या नॉर, नॉर यूज किया है, फिर यहाँ देखिए आर, तो ये भी गलत। और रवि एंड रोहन, तो रवि को एंड से यूज किया है, जोड़ दिया गया है रवि एंड रोहन, तो यहाँ पर इज यूज हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत। तो सही यही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि ये तो मैंने बता दिया पहले कि कैसे क्या गलत सही है। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं कनेक्टेड बाई और आइदर और नाइदर नॉर, अगर इन वर्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे माई फ्रेंड और माई सिस्टर, तो यहाँ पर देखिए और से कनेक्ट किया गया है, इसलिए इज जो है सिंगुलर यूज होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ग्रामर के रूप से कौन सा सही है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ही इज आवर फ्रेंड एंड लाइक वाइज आवर लीडर। देखिए जो ऑप्शन 1 में दिया था डिस्पाइट ऑफ इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, वो ग्रामर के रूप से गलत है। द वर्ड डिस्पाइट इटसेल्फ मीन्स रिगार्डलेस ऑफ, सो वी कैन नॉट यूज ऑफ विद डिस्पाइट। तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं करना था, वो ऐसे ही कंप्लीट था। द करेक्ट सेंटेंस इज डिस्पाइट द बैड वेदर वी इंजॉयड अवर सेल्फ, ये करेक्ट ऑप्शन था। इस तरह से ये सही होता है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं करना था। इन ऑप्शन थर्ड में क्या हुआ, हिज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हर। तो आपका जो है हर की जगह पे हिज यूज करना था, क्योंकि हर जो होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है सी के लिए, शी के लिए, ठीक है। ही वॉज डिस्परेट व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, इस तरह से सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ये बहुत ईजी है, देखिए पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिड आया हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अगर अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता तो उसमें सेकेंड फॉर्म यूज करते, बट यहाँ देखिए डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकेंड फॉर्म यूज कर लिया है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें नहीं फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पर होना चाहिए था नो, इसलिए ये जो है आपका गलत है, ठीक है। और आई हैड विजिटेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ठीक है। वी गो फॉर वॉक, वी के साथ गो ठीक है। आई लव प्लेइंग, ये भी ठीक है, फुटबॉल। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो करेक्ट एक्सप्रेशन इसमें यूज करना है, तो इसके लिए भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो जितना आप चबा सकते हैं उतना ही बाइट करना चाहिए, काटना चाहिए, उससे अधिक नहीं, ठीक है, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट है। द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब दैट इज डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू।
इज दैट वन शुड नॉट ट्राई टू डू समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर वन। तो ये एक प्रकार से प्रोवर्ब्स है, कहावत है। वन शुड नॉट ट्राई टू डू समथिंग, किसी को वो चीज़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए दैट इज टू डिफिकल्ट, जो बहुत अधिक कठिन हो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। तो इसमें बताना है आपका कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है। एज शाइनी एज न्यू यूटेंसिल से बहुत सब दिया हुआ है, लेकिन इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड नंबर, एज क्लीन एज अ विसल। द करेक्ट एक्सप्रेशंस आर एज क्यूट एज किटन, एज स्वीट एज सुगर, एज शाइनी एज अ न्यू पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से जो सही है, करेक्ट है, उसको चूज करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, हार्डली हैड द किंग कम टू नो ऑफ दिस व्हेन ही वॉज फ्यूरियस। तो देखिए इसमें व्हेन का यूज हुआ है, तो हार्डली हैड के साथ में व्हेन का यूज किया जाता है। Here the sentence starts with hardly, therefore we need to use the pair hardly when in this sentence. If the second event occurs immediately after the first, we can express that idea using the structure hardly when. तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी आपको मिले तब आप hardly के साथ when का यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। तो इसमें भी ढूंढना है आपको कि कौन सा मिसमैच है। तो आपका ये पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लाइथ का लिखा है सफल, क्योंकि लाइथ मीन्स होता है लचीला, ठीक है। बाकी ये जो है मिसमैच हो जाएगा। और इम्प्रेग्नेबल, वल्नरेबल ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद्य या अजेय, और वल्नरेबल इसका अपोजिट हो जाएगा, भेद्य। और ये देखिए पोलाइटनेस होता है विनम्रता, इसका इम्पर्टिनेंस अशिष्टता, ढिठाई, ठीक है। इसी तरह से देखिए डिफंक्ट एक्टिव। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिट इन्फिनिटिव। तो स्प्लिट इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा रखता है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड। स्टार ट्रेक टीवीज टैगलाइन इज टू बोल्डली गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर। ठीक, देखिए इन्फिनिटिव इज अ वर्बल, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब बट एक्ट्स एज समथिंग एल्स। इट इज द अनमार्क्ड बेस्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हेन यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप टू टाइम, पर्सन और नंबर। एग्जाम्पल में दिया है टू गो, टू ईट। यहाँ एग्जाम्पल देखिए टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। मीन्स गलती करना मानवीय है और माफ करना डिवाइन मीन्स दैवीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। तो इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। पैनकेक्स आर डिलीशियस बट नॉट विदाउट सिरप। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं उनको रिमूव करना होगा, ये देखिए बट नॉट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि इसी में है पैनकेक्स आर डिलीशियस ओनली विद सिरप। कंप्लीट मीनिंग भी आ रहा है, कुछ छूट भी नहीं रहा है, और सिंपल सेंटेंस में बन गया। इसमें देखिए व्हेन का यूज हुआ है इसलिए गलत। और आप देखिए इसमें इफ़ का यूज हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, और ये तो है ही नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा, सेकंड हो जाएगा। A simple sentence is composed of one independent clause that has a subject and a verb and expresses a complete thought। तो सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है, और एक कंप्लीट थॉट मतलब पूरा एक्सप्रेस करता है अच्छे से। द सेंटेंस पैनकेक्स आर डिलीशियस बट नॉट विदाउट सिरप implies that pancakes are only delicious when they have filled या they have syrup on them। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको बना देना है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड नंबर सही, क्योंकि एज शी वोन द चैम्पियनशिप सी सेलिब्रेटेड। देखिए यहाँ पर भी मीनिंग आफ्टर विनिंग द चैम्पियनशिप सी सेलिब्रेटेड, मतलब चैम्पियनशिप जीतने के बाद उसने सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो उसी का मीनिंग यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए।
और इसी तरह से एग्जैक्ट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आ जाएगा। कॉमा का यूज करके देखिए इसमें बना दिया गया है और ये सब ठीक नहीं है। देखिए अ सिंपल सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक या अधिक सबॉर्डिनेट क्लॉज होती हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज मोर देन वन मेन क्लॉज। लेकिन एक कंपाउंड सेंटेंस में मेन क्लॉज एक से अधिक होती हैं। तो ये देखिए एक और एग्जांपल है सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। आफ्टर विनिंग अ ब्यूटी कंटेस्ट शी क्राइड। मीन्स ब्यूटी कंटेस्ट जीतने के बाद वो चीखी या चिल्लाई। फिर कॉम्प्लेक्स को इसी तरह से बना लेंगे एज का यूज करके। एज शी वॉन द ब्यूटी कंटेस्ट कॉमा शी क्राइड। देखिए सेम उसी तरह से इसको भी कॉम्प्लेक्स में चेंज किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो ऑप्शन अभी दिखाते हैं फिलहाल, उससे पहले इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये दिया हुआ है चेतन भगत, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो जाएगा। और द नॉवेल रिवॉल्यूशन 2020, ये इतना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें अलग से जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो या तो वॉज होनी चाहिए या फिर वर। ठीक है, तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें इसी तरह से होता है कि ये आ जाता है इधर, सब्जेक्ट जाता है सबसे लास्ट में और ये बन जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि हम बीचों बीच में लिख देते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप देखिए इसको पैसिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोट करिए ऑब्जेक्ट के रूप में इसको सब्जेक्ट बना देंगे द नॉवेल, और ये पूरा नोट कर लेंगे रिवोल्यूशन 2020। ठीक है, और इसके साथ देखिए इसको सिंगुलर मान करके आप यूज करेंगे इसके साथ में वॉच, क्योंकि वर नहीं यूज होगा, वॉच। और इसका थर्ड फॉर्म बना देंगे अब रोट का, तो ये बन जाएगा आपका वॉच रिटेन। ठीक है, वॉच रिटेन, और फिर बाई लगा करके आपको लास्ट में पहुंचा देना है सब्जेक्ट जो कि है आपका चेतन भगत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चेतन भगत। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से आपका यही सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि इसमें देख लीजिए मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर आपका वॉच भी है, थर्ड फॉर्म भी है, बाई। बाकी इसमें देखिए ये गलत ही है, रोड का रोट हो गया। इसमें हैड बीन का यूज किया है जबकि पास्ट इंडिफिनिट है तो वॉज वर का यूज होगा। इसमें भी हैड का यूज है। इस तरह से आप फटाफट सही को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इसमें भी बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नर्सिंग डाइट, तो यही सही होना चाहिए क्योंकि इसमें ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसमें शुड बी का यूज करके हम बना देंगे द चाइल्ड वॉज गिवन अ नर्सिंग डाइट, ये वॉज का यूज है, गलत ही हो जाएगा। और द चाइल्ड मस्ट हैव गिवन, ये भी नहीं ठीक है। द चाइल्ड इज़ गिवन अ नर्सिंग डाइट, ये भी गड़बड़ है क्योंकि गिवन यूज कर लिया लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये फर्स्ट नंबर ही होगा, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नर्सिंग डाइट। तो जो इसमें सेंटेंस दिया हुआ है वो इम्परेटिव सेंटेंस में था, उसको चेंज किया गया है। द नोशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इज द सजेशन, तो इसमें सजेशन दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एक्टिव इसमें था। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, इस तरह से यूज करके इसको बनाया गया है। जैसे हेल्प द पुअर है तो इसको लेट से भी बना देते हैं, द लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ऐसे भी बन जाता है। अब देखिए इसमें दिया है हेल्प द पुअर, ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए ऐसे भी बना देते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं लेट, लेट उसके बाद में द पुअर लिख देंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में बी को यूज कर लेंगे, बी। लेट द पुअर बी और हेल्प का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड।
तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहें।